हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद संजीव में। दोस्तों, हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें जो है हम लोग ये देख रहे थे कि भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी उसके जो है डिफरेंस जो परतें हैं उनके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने कल जो है सीस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ा था, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग जो है थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जो जिन चीज़ों का हम यहाँ पर रिवीजन करने जा रहे हैं उनका सीधा संबंध जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे तब वो चीज़ें जो हैं, यही सारी चीज़ें उसमें यूज होंगी। तो आज अगर आपको याद रहे, मान लीजिए कल जो मैंने सेशन पढ़ाया है अगर आपका छूट गया है तो आप आज का सेशन आप कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ और इसमें कुछ चीज़ें जो है नई भी ऐड करी गई हैं, ठीक है। तो भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन हम लोग पढ़ रहे थे, यानी सीस्मोलॉजिकल बेसिस स्टडी कर रहे थे, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। ठीक है। अब जो है इसमें जो है हमारी तीन प्रकार की मुख्य तरंगें थी ना, हम लोग ने पढ़ी थी। पी तरंग थी यानी प्राइमरी वेव्स, जिनको प्राथमिक तरंग बोलते हैं, ठीक है। दूसरी क्या थी, एस तरंगे थी यानी सॉलिड सेकेंडरी वेव्स, जिनको जो है द्वितीयक तरंगे भी बोलते हैं, ठीक है। और एल तरंग थी, एल तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सतही तरंग या सरफेस वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, तो पी तरंगों का गमन होता है, यानी ये जो ट्रेवल कर सकती हैं सॉलिड, गैस और लिक्विड तीनों में ट्रेवल कर सकती हैं, ठीक है। और एस तरंगे क्या होती हैं, एस फॉर सॉलिड, है ना, तो ये केवल सॉलिड में ट्रेवल कर सकती हैं। और एल तरंगे क्या होती हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ट्रेवल करती हैं ना, ये मैंने आपको बता दिया था। फिर हमने सेकंड में क्या बताया था, तीव्रता बताई थी, यानी इंटेंसिटी इसको लिख सकते हैं ना। तो इंटेंसिटी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि इंटेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा, यानी तीव्रता सबसे अधिक जो है सरफेस वेव्स की होती है, यानी सतही तरंगों की होती है। उसके बाद जो है सेकेंडरी तरंगों की होती है, यानी सेकेंडरी वेव्स की होती है। फिर जो है प्राइमरी वेव्स की होती है तीव्रता, ठीक है। यानी सबसे कम प्राइमरी वेव्स की तीव्रता होती है और सबसे अधिक जो है एल वेव्स की तीव्रता होती है, यानी सतही तरंगों की होती है ना। तो इसको लिख सकते हैं ना ऐसे हम लोग, ये जो है मैथमेटिकल है। और ऐसे अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप कभी नहीं भूलेंगे, मतलब कि आप मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैथमेटिकल फार्मूले से जरूर याद रखिएगा इसको। यानी हम इसको लिख सकते हैं ना, इंटेंसिटी ऑफ एल वेव्स ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ एस वेव्स, ठीक है। और इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ पी वेव्स, यानी यहाँ ये क्या शो कर रहा है कि एल वेव्स की इंटेंसिटी सबसे अधिक है, उसके बाद एस वेव्स की इंटेंसिटी है, उसके बाद पी वेव्स की इंटेंसिटी है, ठीक है। अब इसको अब जब भूकंप आता है ना तो उसमें उसको किस में मापते हैं, सीस्मोग्राफ में मापते हैं ना। सीस्मोग्राफ क्या है, उसका पैमाना है भूकंप नापने का ना। तो हम लोग जब देखते हैं तो ये पी वेव्स का भूकंप है, यानी पी वेव्स का भूकंप जो है ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। फिर एस वेव्स का भूकंप जो है इससे अधिक आएगा, क्योंकि ये क्या है, इस एस वेव की तीव्रता सबसे सबसे अधिक है ना। फिर एल वेव की तीव्रता है, यानी जब हम जो सीस्मोग्राफ में जो मेजर करते हैं वो भूकंप की तीव्रता मेजर करते हैं। और जितनी अधिक तीव्रता होगी उतना जो है ग्राफ जो है ऊंचा उठेगा, ठीक है, देख रहे हैं आप। तो ये तीव्रता को हम लोग मेजर कर रहे हैं भूकंप मतलब सीस्मोग्राफ में, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे हम पृथ्वी की आंतरिक सतहों के अंदर जाते हैं ना, तो हमने ये देखा था, हमने पिछले सेशन में आपको बताया था कि डेंसिटी जो है बढ़ती जाती है ना। और डेंसिटी का सीधा संबंध जो है होता है ना, वो सीस्मिक वेव्स की स्पीड से होता है। यानी जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे स्पीड जो है बढ़ेगी। और आपको ये पता होना चाहिए डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, यानी जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी, और जैसे जैसे डेंसिटी घटेगी वैसे वैसे स्पीड जो है घटेगी, ठीक है। ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। इसको भी हम लोग जो पढ़ेंगे जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसकी डिफरेंट परतों का, विभिन्न परतों का अध्ययन करेंगे तब वो चीज़ हम पढ़ेंगे। चौथा क्या है, चौथा आपने देखा होगा कि मान लीजिए भूकंप कभी आता है, मान लीजिए भूकंप आया सोनीपत में, यानी पहला भूकंप का कंपन सोनीपत में महसूस किया गया। तो पहला जहाँ कंपन महसूस किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ईपी सेंटर बोलते हैं ना। तो ईपी सेंटर जो है पहला सोनीपत में था, ठीक है, सोनीपत में कंपन महसूस किया गया। लेकिन हम ये न्यूज़ में पढ़ते हैं कि भाई आया भूकंप सोनीपत में, लेकिन महसूस जो है पूरे दिल्ली एनसीआर में किया गया। अब उसके पीछे क्या रीजन था भाई, पूरे दिल्ली एनसीआर में क्यों महसूस किया गया, जहां आया वहीं तो महसूस करो भैया, पूरे दिल्ली एनसीआर में कैसे फैल गया भूकंप, है ना। ये एक बहुत बड़ा जो है रीजन है, पता ही नहीं चलता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, पृथ्वी की जो परतें होती है ना उनका रासायनिक संरचना और संगठन क्या होता है, में अंतर होता है। यानी केमिकल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में डिफरेंस पाया जाता है। और ये डिफरेंस की वजह से जो है भूकंपी तरंगों का मार्ग जो है वक्राकार हो जाता है ना। यानी वो जो है भूकंप तरंगे जब उत्पन्न होती है ना तो वो इधर उधर ऐसे ऐसे भागने लगती हैं, इधर भागेंगी। जैसे ये देखिए हमने डायग्राम बनाया, मान लिया यहाँ एपी सेंटर था तो यहाँ से तरंगे ऐसे ऐसे इधर उधर भागने लगी। तो जितनी दूर ये भाग जाएंगी तो उतनी दूर जो है भूकंप जो है महसूस किया जाएगा, ठीक है। यानी अगर प्राइमरी वेव वाला भूकंप उत्पन्न होगा ना तो ये थोड़ी दूर जाएगा और इसकी इंटेंसिटी वैसे कम है, इसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी यहीं पर, तो ज़्यादा दूर जो है भूकंप महसूस नहीं किया जाएगा।
अब एल वेव वाला भूकंप होगा तो भैया सतही पे जा रहा है, इसकी ऊर्जा खत्म ही नहीं हो रही है, तो ऊर्जा खत्म नहीं होगी तो ये ज़्यादा दूरी तय कर लेगी, तो एल वेव्स का भूकंप जो है ज़्यादा दूर तक महसूस किया जाएगा। या मान लो जिसकी तीव्रता ज़्यादा भूकंप, मतलब 6 स्केल वाली आ गया, 7 स्केल तीव्रता का भूकंप आ गया, तो भाई वो इतना ज़्यादा तीव्रता का भूकंप, इतनी अधिक ऊर्जा है, तो ज़्यादा जो है एरिया जो है कवर करेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे सिस्मिक वेव्स का यूज करते हुए, भूकंपीय तरंगों का यूज करते हुए। तो हम लोग ने ये देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स जो है क्रस्ट और मेंटल दोनों में पाई जा रही थी, क्योंकि प्राइमरी वेव जो है सॉलिड गैस लिक्विड तीनों में पाई जाती है, लेकिन सेकेंडरी वेव्स केवल सॉलिड में पाई जाती हैं। तो इससे हम लोग ये निष्कर्ष निकाला, फर्स्ट यह निष्कर्ष निकाला कि क्रस्ट और मेंटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, यानी ठोस अवस्था में है, ठीक है। दूसरा हमने ये देखा कि कुछ तरंगे जो सीधी चली जा रही थी और कुछ तरंगे जो है वक्राकार रूप में जा रही थी, डेविएट होते हुए जा रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रासायनिक संरचना और संगठन जो है परतों में अलग अलग है, और जहां पर रासायनिक संरचना और संगठन अलग अलग है वहां तरंगे जो है वक्राकार फॉर्म में जा रही हैं, ठीक है, यानी जिग जैग जा रही हैं, ठीक है। और जहां रासायनिक संरचना और संगठन जो है समान है वहां पर तरंगे जो है सीधी रेखा में चल रही हैं। जैसे यहाँ देखिए ये समान है तो ये तरंगे सीधी रेखा में जा रही हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा निष्कर्ष निकाला। तीसरा निष्कर्ष निकाला कि आउटर कोर में पहुंचते पहुंचते जब आउटर कोर में तरंग जो है इंटर कर रही है, यानी सीस्मिक वेव जब इंटर कर रही हैं, तो एस तरंग जो है गायब हो गई। अब भाई एस तरंग कैसे गायब होगी? एस तरंग कहाँ ट्रेवल नहीं कर सकती है, लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो हमने इससे ये निष्कर्ष निकाला कि भाई एस तरंग जो है वो मतलब कि जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। आउटर कोर किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। इसके पीछे दूसरा रीजन क्या था कि प्राइमरी वेव्स जो होती है ना, सीस्मिक वेव्स जो होती हैं, वो क्या होता है, घनत्व बढ़ने के साथ उनकी स्पीड बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ पर जब आउटर कोर में जो प्राइमरी वेव्स आई ना, तब इनकी जो है स्पीड की गति जो है, जो वृद्धि दर था वो कम होने लगा निरंतर। तो इससे हमने ये पता लगाया कि यहाँ पर डेंसिटी क्या है, कम हो रही है, यानी यहाँ पर जो है ये लिक्विड फॉर्म में है। क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैस में, जैसे सॉलिड में स्पीड सबसे अधिक होगी, फिर लिक्विड में स्पीड होगी, फिर गैस में होगी, यानी सॉलिड से अगर लिक्विड में जाएंगे तो स्पीड जो है सीस्मिक वेव की वो घटेगी। तो यहाँ पर हम लोग ने ये दूसरा देखा कि स्पीड जो है कम हो रही है, ठीक है। और तीसरा क्या है, ठीक है, और पी केवल पी जो है तरंग जो है गति कर रही है, यानी जब पी तरंग केवल गति कर रही है तो इससे यही निष्कर्ष निकालेंगे ना कि ये जो है आउटर कोर जो है ये लिक्विड फॉर्म में है। अब लिक्विड फॉर्म में क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर, इस पार्ट में टेम्परेचर जो है ना वो प्रेशर से बहुत ज़्यादा है, यानी यहाँ पर हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर की वजह से जो है जो अंदर की जो मटेरियल है यानी तत्व हैं वो जो है गली हुई अवस्था में पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये रीजन था। फिर इस क्षेत्र में जो है ना शैडो रीजन पाया जाता है। अब शैडो, ये जो क्षेत्र है ना ये पूरा शैडो रीजन है। अब शैडो रीजन क्या होता है भाई, ये भी पता होना चाहिए शैडो रीजन होता क्या है। अब पता है नहीं शैडो रीजन पाया जाता है, पता होना चाहिए ना शैडो रीजन क्या है। तो शैडो रीजन जो है वो क्षेत्र होता है जहां पर देखो एस तरंग जो है गायब हो जाती है, ठीक है, और पी तरंगों की वृद्धि दर जो है बहुत कम हो जाती है, यानी ना के बराबर वृद्धि दर हो जाती है। अब ना के बराबर वृद्धि दर हो गई तो ये सीधी रेखा में चल रही है। अब सीधी रेखा में चलने की वजह से, यानी ना के बराबर वृद्धि दर है तो डेविएशन हो नहीं रहा, इसलिए ये सीधी रेखा में चल रही है। अब सीधी रेखा में चलने की वजह से यहाँ पर जो है भूकंप उत्पन्न नहीं होता, यानी शैडो एरिया वह क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप उत्पन्न नहीं होता। क्यों भूकंप नहीं उत्पन्न होता, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि यह लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए जो हमारी प्राइमरी वेव्स ट्रेवल करती हैं वो सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, और सीधी रेखा में जब कोई वेव ट्रेवल करती है तो वो भूकंप नहीं उत्पन्न करती है, ठीक है। इस वजह से इस रीजन में जो है भूकंप नहीं आते हैं, ठीक है। फिर हमारा पांचवा रीजन क्या है? इनर कोर। इनर कोर जो है जमी हुई अवस्था में पाया गया, और इनर कोर के बाद जो है इनर कोर में आते ही जो है प्राइमरी वेव्स की जो है स्पीड बढ़ गई। यानी स्पीड जब बढ़ गई तो इससे ये पता लगाया गया, क्योंकि सॉलिड में स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर गैस में होती है, तो इससे ये पता लगाया गया कि ये पार्ट जो है, अब यहाँ पे स्पीड क्या है, बढ़ गई एकदम से। तो इससे ये पता लगाया गया कि ये पार्ट जो है सॉलिड पार्ट में है। और सॉलिड में क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों सॉलिड में है? सॉलिड में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यानी प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा है, इस पार्ट में प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो है पदार्थ जमी हुई अवस्था में है। तो ये हमारा डिस्कशन था। तो आप, आई होप आप समझ गए होंगे सीस्मिक वेव से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कैसे पता लगाया। अब हम जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो आंतरिक परतें उनका हम लोग जो डिवीजन करते हैं, यानी उनका जो विभाजन कर रहे हैं, ठीक है। तो विभाजन देखिए, हमने बताया, आपको पहले बताया था कि 3 परतें पाई जाती हैं। एक क्या होती है? क्रस्ट होती हैं, ठीक है। एक क्या होता है? मेंटल होता है,
और तीसरा क्या है, कोर होता है। ठीक है, अब हमने ये बताया था कि रासायनिक संरचना और संगठन जो है असमान होने की वजह से जो है क्रस्ट मेंटल कोर को जो है में जो है तीन अलग अलग तत्व पाए जाते हैं ना। तो वो कौन कौन से पाए जाते हैं, यानी सबसे अधिक क्रस्ट में क्या पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, फिर मेंटल में क्या पाया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, और कोर में क्या पाया जाता है, निकिल और फेरिक पाया जाता है ना, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब फिर इसी को आगे अगर हम लोग लेके जाएंगे, इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो जो है ये क्षेत्र जो है इसको क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। इसको हम लोग स्थल मंडल बोलते हैं। स्थल मंडल किन किन चीजों से बना होता है, ये क्रस्ट से बना होता है। एक बार मैं इसको लिख देता हूँ पूरा ना। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। और स्थल मंडल जो है ना, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की परत से बना होता है। ठीक है, ऊपरी मेंटल से की परत से बना होता है। फिर दूसरा हमारा क्या होता है, दुर्बल मंडल होता है, दुर्बल मंडल। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, मध्य मंडल है। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ फिर मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। चौथा क्या है, केंद्र मंडल है। ठीक है, अब देखिए हर चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप नोट करते जाइए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, स्थल मंडल जो है ना, ये हमारा हमारा क्रस्ट और मेंटल की ऊपरी परत, यानी ये क्षेत्र, इस क्षेत्र से मिलके बना होता है। यानी स्थल मंडल क्रस्ट और मेंटल की ऊपरी परत से निर्मित एक ठोस परत है। ठीक है, इसको लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, स्थल मंडल को लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। फिर हमारा आता है दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल जो है हमारा इनर, यानी इस एरिया से, इनर मेंटल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, इसे जो है स्थेनोस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है मध्य मंडल आता है। मध्य मंडल जो है हमारा लोअर मेंटल से मिलकर के बना है, लोअर मेंटल से। और फिर हमारा जो है केंद्र मंडल आता है। केंद्र मंडल जो है हमारा कोर से मिलकर बना है, यानी केंद्र मंडल हमारा क्या, कोर से मिलकर के बना हुआ है। तो ये चीजें जो कभी स्थल मंडल, दुर्बल मतलब मध्य मंडल और केंद्र मंडल पूछ लेते हैं, और ये पूछते हैं कि ये बना हुआ है कैसे। तो स्थल मंडल कैसे बना हुआ है, क्रस्ट और मेंटल की ऊपरी परत से। दुर्बल मंडल बना है हमारा, कहाँ से बना है, इनर मेंटल, यानी मध्य मंडल। दुर्बल मंडल हमारा किससे बना है, इनर मेंटल की परत से। मध्य मंडल हमारा बना है लोअर मेंटल की परत से, यानी इस परत से। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और केंद्र मंडल जो हमारा कोर से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, आई होप ये हमारा आज का डिस्कशन था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।